तेजस्वी के माता पिता बचपन में ही एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे। मामा मामी के घर रहती थी। मामी बहुत अत्याचार करती थी। उससे ही बचाने के लिए इनके मामा जी ने कम उम्र में ही इनकी शादी मेरे भैया से ज़बरदस्ती करवा दी थी। मेरे भैया शादी नहीं करना चाहते थे और शादी के कुछ दिनों के बाद ही भैया घर छोड़कर चले गए और सब लोग तेजस्वी पर ही इल्ज़ाम लगाने लगे। एक दिन अचानक एक दो बच्चों का बाप उन्हें लेने आया और फिर घर वालों ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया और फिर तेजस्वी ने जो किया उसे देखकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इस घर में आए मुझे 10 दिन ही हुए थे, पर इस परिवार से मैं ऐसे मिल गया था जैसे जाने कब से मैं इनको सबको जानता हूँ। मेरे दोस्त मानस, उसके माता पिता, छोटी बहन कामना, शांता बुआ, इन सबको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानने पहचानने लगा था। बस नहीं जान पाया था तो उसे जो हर पल खामोशी की चादर लपेटे, चेहरे के हर भाव मिटे हुए, जाने क्यों नजरें चुराती रहती थी। भले उसके होंठ सिले हुए थे पर हाथ पैर मशीन की तरह हमेशा चलते रहते थे। सारा दिन घर के किसी न किसी काम में लगी रहती थी। मानस के बड़े भाई की धर्म पत्नी थी वो। तेजस्वी न जाने क्यों जब भी मेरी नज़र उस पर पड़ती उसके बारे में और जानने की इच्छा होती थी। कुछ तो था उसमें जो मुझे न चाहते हुए भी अपनी ओर खींचता था। इस गांव के स्कूल में मेरी पहली पोस्टिंग थी। यहाँ अपने रहने के लिए एक जगह तलाश रहा था। जब कोई अच्छी जगह मिली ही नहीं तो मानस ने अपने घर में आंगन के पीछे 2 कमरे मुझे दिखाए जो उसके इतने बड़े घर में ही खाली पड़े थे। मुझे जगह पसंद आ गई और नई जगह में एक दोस्त के घर परिवार की तरह रहने से अच्छा भला क्या हो सकता है। यही सोचकर अपने सामान के साथ में रहने आ गया। सोचा तो था कि अपनी रसोई खुद तैयार करूंगा, पर मानस की माँ, जिसे मैं मौसी कहता था, वो जिद पर अड़ गई। बोली, जहाँ जितने लोगों का खाना बनता है वहाँ एक और बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। उनकी जिद के आगे मैं ये सोचकर हार गया कि किराया ही बढ़ाकर दे दूंगा। वो रविवार का दिन था, मेरी छुट्टी थी, सो सुबह सुबह बरामदे में खाट डालकर आराम से पेपर लेकर बैठ गया। मेरे लिए रोज़ सुबह की चाय लेकर कामना ही आती थी। मैं पेपर पर नज़रें गड़ाए बैठा था। वो धीरे से आई, पास रखा स्टूल खींचा और उस पर चाय रखकर जाने लगी। कामना की आदत थी आते ही गुड मॉर्निंग भैया कहने की। आज चुप क्यों है? जब मैंने देखा तो वो तेजस्वी थी। आज आप गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मैंने पूरे जोश से पूछा। कामना अपने मामा जी के घर गई है कहकर वो चली गई। बस इतना सा ही जवाब मैं सोचता रहा। अब मैं वहाँ बैठा ज़रूर था, मेरे हाथ में पेपर भी था, पर मेरा पूरा ध्यान उस पर ही था। मुझे याद आया एक दिन मैंने कामना से पूछा था कि कभी हंसती क्यों नहीं। क्या पहले हंसती थी, खुश भी रहती थी, पर जब से भैया गए हैं वो चुप हो गई। तो मैंने भी इस बारे में ज़्यादा पूछना उचित नहीं समझा। वैसे तेजस्वी खाना बहुत अच्छा बनाती है, मैंने बात बदलते हुए कहा। भाभी को नाम से क्यों बुलाते हो अमित भैया? वो बोली। उम्र में तो मुझसे छोटी ही लगती है, भाभी बुलाने का मन ही नहीं करता। मेरी बात सुनकर कामना मुझे उसके बारे में बिना पूछे ही बताने लगी। माता पिता बचपन में ही एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे। मामा मामी के घर पर रहती थीं। सुना है मामी बहुत अत्याचार करती थी इन पर। उससे ही बचाने के लिए इनके मामा जी ने कम उम्र में ही इनकी शादी करवा दी थी। इनकी इधर भैया की भी सब जल्दी शादी करा देना चाहते थे, सो बात पक्की होने के हफ्ते भर बाद ही दोनों की शादी हो गई। मैं कामना से उसके भैया की शादी जल्दी क्यों कराना चाहते थे पूछना चाहता था, पर तभी बुआ ने कामना को पुकारा और वो चली गई। मैंने देखा वो नहाकर आई थी। आंगन में तुलसी को जल देने भीगे बालों को तौलिए से कस रखा था। बादामी साड़ी, फील वाला नीला ब्लाउज, हाथ में लाल चूड़ी, मांग में सिंदूर, चेहरे पर लटकती है गीली लट, पर चेहरे पर वही सूनापन और हमेशा की तरह सिले हुए होंठ। पूजा खत्म करके वो अपने कमरे में चली गई और कुछ देर के बाद बाल बनाकर निकली और रसोई घर में पहुंच गई। पहले नाश्ता बनाना, फिर दोपहर का खाना, सबको खिलाकर अपने काम निपटाकर करीब 3 बजे वो बुआ के साथ बैठी कपड़े पर कोई कढ़ाई करने में व्यस्त हो गई और फिर शाम होते ही घर के कामों में लग गई। रात को जब वो अपने कमरे की ओर जा रही थी तो मैंने देखा 11 बज चुके थे। फिर सुबह 5 बजे ज़रूर ये कल यही रूटीन दोहराएगी। मैं सोच रहा था दूसरे दिन जब मैं दोपहर के खाने के लिए घर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे सब अभी एक जगह बैठकर कोई मातम मना रहे थे, पर मुझे देखकर नकली मुस्कान सजा ली। पर मैंने देखा कि वहाँ पर तेजस्वी नहीं थी। वहाँ आज बहू की तबीयत ठीक नहीं तो रसोई नहीं बन पाई। कुछ रूखा सूखा देने से काम चला लोगे क्या? मौसी बोली। जी कोई बात नहीं, मैं बोलने ही वाला था कि तेजस्वी आकर बोली, रसोई तैयार है। सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, पर वो आज भी वैसी ही थी, तटस्थ। मैं अकेला ही खाना खा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी आज खाने के मूड में नहीं था। कोई बात है क्या बुआ? सब उदास लग रहे हैं। बुआ को अकेला देखकर मैंने पूछा। अरे ना तो,
बस ऐसे ही। कहते हुए बुआ ने बात बदल दी। खाना खाते हुए एक नज़र मैंने तेजस्वी पर डाली। उसकी आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रो चुकी हो। कई दिनों तक तेजस्वी का वो उदास चेहरा मेरे मन में घूमता रहा। एक दिन स्कूल के बाद जब लौटा तो देखा घर में सब एक सन्यासी को घेरे बैठे थे। मौसी तरह तरह के पकवान उसे अपने हाथों से खिला रही थीं। मैंने औपचारिकतावश उन्हें प्रणाम किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रात को मैं सबके साथ ही खाना खाता था, पर आज बुआ मेरा खाना मेरे कमरे में ही पहुंचा गई। रात को करीब 1 बजे मेरी नींद खुली। मेरे कमरे के पीछे से रोने की आवाज़ें आ रही थी। जब वहाँ पहुँचा तो देखा मौसी और तेजस्वी साथ ही, ना जाने क्यों। मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। तेजस्वी रोती जा रही थी। कब तक ऐसे यहाँ बैठी रहोगी? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति लौट आया है, और आज इस खुशी के दिन तुम रो रो कर मनहूसियत फैला रही हो। मौसी बोली, माँ आपसे विनती करती हूँ आप जाइए यहाँ से। अगर संभव हो तो कोई और कमरा दे दीजिए मुझे, नहीं तो यहीं कुएं के चबूतरे पर पड़ी रहूँगी और मर जाऊँगी, पर उस कमरे में नहीं जाऊँगी। तो मर यहीं। उस ठंडी रात में उसे वैसे ही रोती छोड़कर मौसी चली गई। खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास पहुंचा। आप मेरे कमरे में चली जाइए, मैं मानस के पास चला जाता हूं। बाहर बहुत सर्दी है। मुझे देखकर वो अपना चेहरा छुपाने लगी ताकि मैं उसके आंसू ना देख पाऊं। मैं इंतज़ार करता रहा पर वो वहाँ से नहीं उठी। कुछ देर के बाद वो खामोशी को तोड़ती हुई बोली, मैं नहीं चाहती इस वक्त यहाँ पर आपको कोई मेरे साथ देख ले। हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए यहाँ से। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला आया, पर उस रात ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैं जानता था दूसरे दिन सब मेरे सामने ऐसे पेश आएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मेरे जाते ही ना जाने क्या होगा इस घर में। दूसरे दिन स्कूल में मेरा मन नहीं लग रहा था। बार बार उसका वो रोता हुआ चेहरा सामने आ जाता। मैं सोच रहा था आज आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। तभी कामना भागी हुई आई और बोली, भैया मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं उसके साथ बाहर निकल आया तो वो बोली, भाभी घर छोड़कर जा रही हैं, घर वाले रोक रहे हैं, पर आज वो किसी की मान ही नहीं रही हैं। मानस भैया भी घर पर नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप चलकर उनको समझाओ ना। मैंने कहा देर मत करो, जल्दी चलो। ये कहकर कामना भागने लगी। पर ये तो बता दो कि वो जाना कहाँ चाह रही है। उस 2 बच्चों के बाप के पास कहती है, अब उसी के साथ रहेगी। तू रुक यहाँ, पहले पूरी बात बता। आप बड़े भैया से मिले हैं ना? उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कराई गई थी। वो बचपन से ही घर छोड़ जाने की बात करते थे, पर तब उन पर कोई विश्वास नहीं करता था। पर जैसे जैसे बड़े होते गए वो साधु सन्यासियों के साथ अपना वक्त बिताने लगे, और एक बार एक साधु का ऐसा संग लिया कि 5 दिन तक घर लौटे ही नहीं। उन्हें घर से बांधे रखने का सबको एक ही रास्ता नजर आया। जब वो वापस आए तो घर से दूर ले जाकर जबरदस्ती उनकी शादी करा दी गई। सबको विश्वास था कि वो बदल जाएंगे, पर 3 महीने बीत गए। उन्होंने एक बार भी भाभी से बात नहीं की, और एक दिन जब घर से बाहर गए तो फिर लौटे ही नहीं। बहुत खोजबीन के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। साल भर के बाद किसी से सुनने में आया कि वो साधु बन गए हैं। लोगों के अनगिनत तानों से भाभी रोज गुजरती रही। समाज में सब यही कहने लगे थे कि जरूर इसी में कोई कमी होगी, नहीं तो नई शादी के बाद कोई ऐसे अपनी ब्याहता को छोड़कर भागता है क्या। इन सब से गुजरती हुई वो धीरे धीरे पत्थर बनती गई और ऐसे ही जीना सीख गई थी। पर गड़बड़ तब हो गई जब हम अपने एक रिश्तेदार के घर शादी में गए थे। उस दिन सब लोग शादी की मस्ती में डूबे हुए थे। तभी आवाज आई, एक बच्ची सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। जब हम भागते हुए वहां पहुंचे तो पता चला सबसे पहले उसे गिरते हुए ही भाभी ने देखा था, और वो उस बच्ची को उठाकर उसके पिता के साथ अस्पताल चली गई थी। उस बच्ची की एक जुड़वा बहन भी थी जो अपनी बहन को गिरता देखकर और अपने पिता से दूर होने के कारण बस रोती जा रही थी। अस्पताल में दाखिला कराने के बाद जब वो लौट रही थी तो उसके पिता ने भर्राए गले से कहा था, मैं यहाँ इसे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी दूसरी बेटी मुझे ना पाकर बहुत रो रही होगी। बिन माँ की बच्ची है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक अगर आप उसका ख्याल, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। आप बस इसका ख्याल रखिए। कहकर वो लौट आई थी। इसके बाद वो भूल गई थी कि वो शादी वाले घर में आई हुई है। उनका एक ही काम था, बस उस बच्ची का ख्याल रखना। शादी बीत चुकी थी। हमें छोड़कर सारे अतिथि जा चुके थे। इन 10 दिनों में मैंने भाभी को जितना खुश और हंसते हुए देखा था उतना पहले कभी नहीं देखा। कुछ ही महीनों पहले उस बच्ची ने अपनी माँ को खोया था। ऐसा लग रहा था अब वो भाभी के भीतर ही अपनी मरी माँ को तलाशने लगी थी। एक पल भी वो उसकी आंखों से ओझल होती तो वो परेशान हो उठती थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपना हर दर्द भूलकर बहुत खुश थे। 10 दिन के बाद जब उसके पापा उसकी बहन के साथ लौटे और उसे घर ले जाना चाहा तो वो जिद पर अड़ गई, मैं इन्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मान रही थी तो उसके पिता गुस्से से खींचकर उसे अपने साथ ले गए। पर घर जाने के बाद वो हंसना ही भूल गई, बस रोती रहती थी। पिता के गुस्से के डर से खिलाने से कुछ खा जरूर लेती थी, पर पूरा दिन ऐसे ही गुमसुम एक जगह ही बैठकर गुजार देती थी।
एक पिता से अपनी बेटी की ये हालत नहीं देखी गई। वो जानते थे कि भैया भाभी को छोड़कर गए हैं, इसलिए शायद वो भाभी से शादी का प्रस्ताव लेकर हमारे घर आए थे। सबने उनका बहुत अपमान किया, ये कहकर कि मेरे बेटे के जीवित रहते आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आकर ऐसी बात करने की। वो वापस लौटकर जा रहे थे, तभी कभी किसी के आगे सर न उठाने वाली भाभी सबके सामने आकर बोली थी, मैं इनसे विवाह के लिए तैयार हूँ। सब ऐसे चौंक गए थे जैसे अभी अभी यहाँ कोई बम फटा हो। माँ और बुआ भाभी को खींचकर ले गई थी और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। वो भी उदास वहाँ से ये कहकर लौट गए कि मैं तेजस्वी का इंतजार करूंगा, अगर कभी आपके विचार बदलें तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। घर में भाभी को प्यार से, गुस्से से, जिसे जैसा लगा सब अपने अपने तरीके से समझा रहे थे और एक बार फिर से उन्होंने इसी तरह जीना स्वीकार कर लिया। पर जब भैया लौट आए हैं और माँ उन्हें उनके कमरे में भेजने पर तुली हुई हैं, तो आज उन्होंने भी रौद्र रूप अपना लिया है। तुम क्या चाहती हो? मैंने कामना से पूछा। मैं बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। तो फिर उनको रोक क्यों रही हो? अपने भीतर की उस औरत को जो जानती है क्या सही है और क्या गलत है। कामना कुछ देर सोचती रही, फिर मुझे छोड़कर वो तेजी से घर की ओर बढ़ रही थी। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। तेजस्वी आज सर उठाए आंगन में खड़ी थी और सब दरवाजा रोके उसे खूब खरी खोटी सुना रहे थे। आज पहली बार उसने नजरें उठाकर मेरी ओर देखा था, शायद इस विश्वास से कि मैं उसकी मदद करूंगा, पर मेरी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो भाभी, आप मेरे साथ चलो, आज इस घर में वही होगा जो आप चाहती हैं। कामना उसका हाथ पकड़कर बोली। कामना, तुम भीतर जाओ, ये बड़ों की बात है। कौन से बड़े पापा? और कैसे बड़े? बड़ों का तो काम होता है छोटों का ख्याल रखना, कि उन्हें अपना गुलाम बनाए रखना। और ये औरत है तो क्या इसे अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? ये कायर भैया जो उस दिन आपके डर से आपका विरोध भी नहीं कर पाए और शादी कर ली, संसार के रिश्ते नहीं निभा पाए और भाग गए। जब भाग ही गए थे तो उसी में सफल होते ना, जिसके लिए गए थे। फिर वापस क्यों आ गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कामना? मत भूलो अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रही हो तुम। मौसी ने गुस्से से कहा। उस भाई का क्या सोचूं माँ, जो रिश्ता नाता कुछ मानता ही नहीं, सबको छोड़कर चला गया और ये पराई होकर भी हमारी बनी रही। तुम भी बहू को कहाँ अपनी बेटी बना पाई माँ? औरत होकर भी बहू को जो ना समझ पाई और जिनके लिए उनके मन में कोई प्रेम ही नहीं है, वो उनके साथ उनके कमरे में क्यों रहें? बोलो, क्या औरत का कोई मन नहीं, कोई वजूद नहीं? अरे निस्वार्थ वह सुबह से रात तक सबकी सेवा करती है। क्या आप सबको दया नहीं आती इनका ये उदास चेहरा देखकर? इनकी जगह मैं होती तो आप सब मुझे भी ऐसे ही आजीवन गुलाम बनाकर रखते। सब खामोश होकर खड़े थे। कामना तेजस्वी का हाथ पकड़ी उसे ले जा रही थी। इस बार किसी ने भी कोई विरोध नहीं किया। मैं उन दोनों को अपनी भीगी पलकों से देखता रहा जब तक वो मेरी आंखों से ओझल ना हो गई और कामना उन्हें उस 2 बच्चों के बाप के घर खुद लेकर गई और बोली, अपनी जिंदगी जी लो भाभी। तो दोस्तों, कामना ने जो किया वो क्या सही किया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।